नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। अब आपको पता है कि भाई एंथोनी ब्लिंकन साहब जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया आए थे। अभी इंडिया आने से पहले ही हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और हमारी सरकार ने स्टेटमेंट इशू कर दिया था कि हम यूएसए से किसी भी प्रकार का कोई लेक्चर ह्यूमन राइट्स को लेकर नहीं सुनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडेन की सरकार है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बिना कुछ सर्च मारे आप मुझे नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो बाइडेन है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं यूएसए में, रिपब्लिकन के हैं या डेमोक्रेट के हैं। कहीं देखे बिना मारना सर्च, ठीक है। सर्च मारे बिना नीचे बताना, ठीक है। तो चलो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड फ्री सिटीजनरी बाइंड इंडिया एंड यूएस टुगेदर, ये बोला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने। यहां पे इंडिया ने सीधे सीधे स्टेटमेंट इशू किया कि हम भाई किसी भी फॉरेन पावर से इंक्लूडिंग यूएसए ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर नहीं सुनेंगे। और ये जो बाइडेन की सरकार है, जिसमें कमाला हैरिस और भी जो उनके, ठीक है ना, आसपास के लोग हैं, वो अक्सर कर इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर बहुत कमेंट करते हैं। खासकर ये कमला हैरिस ने पहले कश्मीर के मुद्दे को लेकर काफी सारी आवाजें उठाई हैं। तो इसीलिए इंडिया ने पहले ही बोल दिया है कि ठीक है, आप आइए, हम आपके साथ हर चीज पे बात करेंगे, बट डेमोक्रेसी पे और ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर नहीं सुनेंगे। तो इस बार लेक्चर दिया भी नहीं एंटोनी ब्लिंकन साहब ने। एकदम शांति से आए थे, शांति से आके यहाँ पे बैठ के बात की। जो बातचीत हुई ना अभी इंडिया यूएसए की, इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जितना इंडिया को यूएसए की जरूरत है, उतना ही यूएसए को इंडिया की भी जरूरत है। क्योंकि दूसरे तरफ पाकिस्तान का, चाइना का जो ग्रुप है, वो साफ साफ बनता नजर आ रहा है वहां पे। तो जितना इंडिया को यूएस की जरूरत है, उतना ही अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के लिए यूएसए को भी इंडिया की जरूरत है। फिर यहाँ पे दोनों साइड्स ने बैठ के अफगानिस्तान के ऊपर बात की, कोविड-19, इंडो पैसिफिक स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी, क्वाड, अब यही सारी बातें हैं। एंटोनी ब्लिंकन साहब आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, अजीत डोभाल साहब से मिले, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिविल सोसाइटी के मेंबर से मिले और दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव से मिले। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव का मिलना मतलब तिब्बत के मुद्दे को उठाना। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडिया यूएसए मिलकर तिब्बत का मुद्दा भी उठा रहा है। मतलब चाइना को स्ट्रेटेजिकली पुश बैक करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें चालू हैं। और ये स्टेटमेंट आपको बता देगा कि कैसे चाइना के अगेंस्ट अलग शब्दों में बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो स्ट्रॉन्ग because it is a relationship between our democracies. One of the elements that Americans admire most about India is the steadfast commitments of its people to democracy, pluralism, to human rights and fundamental freedoms. मतलब कि ये बोल रहे हैं ब्लिंकन साहब कि अमेरिकन इंडिया के लिए इतना अच्छा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इंडिया में लोगों की डेमोक्रेसी के प्रति चाह है, प्लूरलिज्म है, ह्यूमन राइट्स को वैल्यू दी जाती है, फंडामेंटल फ्रीडम्स को वैल्यू दी जाती है। मतलब यूएस और इंडिया की दोस्ती सिर्फ इसलिए अच्छी क्योंकि दोनों की डेमोक्रेसीज बहुत अच्छी हैं। और आपको पता है चाइना में किसी भी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक तो अब यह है कि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छा करने के लिए स्टेटमेंट, दूसरा चाइना को इनडायरेक्टली जवाब देने के लिए है। अब ये तो देखिए सारी चीजें कंटेक्चुअल है कि अभी यूएस को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को यूएस की जरूरत है, तो दोनों दोस्ती करे बैठे हैं। जब यूएसए को चाइना की जरूरत थी तो सारे ह्यूमन राइट छोड़ के चाइना के साथ दोस्ती कर रहे थे यूएस वाले। तो ये सब बढ़िया चालू किस्म में चलती हैं आपकी डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशंस। यहाँ कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। इंटरनेशनल रिलेशन की आप एक बात समझिए कि एक ही प्रिंसिपल है इंटरनेशनल रिलेशन का, कि यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ बस इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है। और तभी देखो हमारे क्लाइमेट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या हाल हो रहा है। बस आगे आने वाले समय में बस ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि सारी कंट्रीज मिलके कुछ बाइंडिंग एमिशंस कट करें। फिर यहाँ पे ब्लिंकन साहब ने ये बोला कि इंडिया में फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो भी इंडिया में डेमोक्रेसी को खतरा है वो सही हो जाएगा। मतलब थोड़े बहुत खुश करने वाली बातें। फिर जयशंकर साहब ने ये बोला कि भाई देखिए, यूएस और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं और दोनों ही डेमोक्रेसीज में कुछ प्रॉब्लम है और दोनों ही डेमोक्रेसीज अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। इंडिया भी अच्छा अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर मोदी जी की गवर्नमेंट की तारीफ अब ऑब्वियस सी बात है करेंगे जयशंकर साहब, उसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई। जिस सरकार के हैं उसकी तारीफ तो करेंगे कि भाई पिछले कुछ सालों में कुछ गलतियों को सुधारा गया है, ठीक है, कुछ फ्रीडम्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, बट फ्रीडम के नाम पे लैक ऑफ गवर्नेंस नहीं हो सकता। मतलब फ्रीडम के नाम पे हुड़दंगा मचाए, लोग घूम रहे हैं सड़क पे, बवाल कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये सब नहीं हम करने दे सकते। ठीक है, ये बात भी कुछ हद तक सही है। फिर भाई जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बात की है। आर्टिकल 370 के रिस्पेक्ट में हुआ, उसके भी रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब हिंदू हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं, तो वो आ सकते हैं अगर उनके खिलाफ वहां पे अत्याचार हुआ है तो। अब इस चीज को लेकर इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म उठाई कि भाई धर्म की बेसिस पर आप इंडिया में क्यों बुला रहे हो। मैं देखो आपको एक चीज बताता हूँ,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है कि हमारी सरकार एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन जस्ट आप एक सेगमेंट के लिए ये सोचिए कि इन कंट्रीज में जिन हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जिन क्रिश्चियंस को, रिलीजियस माइनॉरिटीज के क्या हालात है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आप जानते ही हो। बांग्लादेश में तो चलो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान में क्या हालात आप जानते हो, ज्यादा माइनॉरिटी वहां बची नहीं है। अफगानिस्तान में तो गिन चुन के 100 से कम लोग हैं, उनको भी मारने पे उतारू हैं, और पाकिस्तान में भी ज्यादा लोग बचे नहीं है। तो इस हद तक इनको मारा काटा गया है कि ये लोग कहां जाएंगे। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान एक समय पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। तो जो वहां पे हिंदू सेटल्ड हैं वो कहां के हैं, इसी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। बाद में कन्वर्जन ज्यादा हुआ मेजर स्केल पे, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थी उनको जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बाकी हिंदूस तो वहां पे मरे पड़े हैं ना। अब अगर उनको भारत सरकार सिटीजनशिप दे रही है तो इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई। देखिए, अगर इस पे आप रिलीजन मुद्दा, मैं एनआरसी के मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, एनआरसी का मुद्दा उठा के आप चीजों को सेंसिटाइज करो, रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप दो, वो चीज देखिए गलत है। लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्सन को सच में दूसरी कंट्री में मारा काटा जा रहा है उसको यहां जगह मिलनी चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाती, इस पर्टिकुलर स्टैंस में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर तो भाई अहमदिया कमेटी के लोगों को भी जगह दो, फिर तो भाई रोहिंग्या कम्युनिटी के भी लोगों को जगह दो। वो फिर एक मेजर इशू उठ के आ जाता है। रोहिंग्या कम्युनिटी एक्चुअली में म्यांमार से आ रही है, और म्यांमार के लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जगह नहीं दी गई है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे रोहिंग्या को क्यों बाहर किया, अहमदिया को क्यों बाहर किया। तो ये क्वेश्चन है जो कि सरकार को थोड़ा नर्वस कर रहे हैं। लेकिन रही बात माइनॉरिटीज की, तो देखिए इस बात में कोई डाउट नहीं कि माइनॉरिटीज को बहुत मारा गया है, काटा गया है, उनकी लड़कियों का अगवा किया गया है, जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है। इनके पास जाने के लिए जगह नहीं है इंडिया के अलावा। तो अगर इतने डिसएडवांटेज लोग हैं तो आपको मदद तो देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर इसको रिलीजन के साथ जोड़ के पॉलिटिकल वोट से जोड़ा जाए, जो कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत जोड़ा जाता है, तो इस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो ओवरऑल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ उसको लेके, भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेके, इन सब चीजों को लेके भी यहाँ पे काफी सारी बातचीत हुई है। फिर अफगानिस्तान को लेके जब ब्लिंकन साहब और जयशंकर साहब के बीच में बात हुई तो बोला गया कि भाई देखिए कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। तालिबान अगर फोर्स से अफगानिस्तान को ऑक्युपाई कर भी लेता है और उसके बाद वहां पे अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार करता है, तो उसको फिर इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। उसके लीडर्स के खिलाफ जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ट्रेवल बैन्स लगे हुए हैं, वो लिफ्ट नहीं होंगे। कुल मिला के यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सी जगहों पे ऐसा मान सा लिया गया कि तालिबान ताकत में आ गया है। तो बहुत सारे एजम्पशंस इस बेसिस पे हो रहे हैं कि हाँ भाई तालिबान ताकत में आ गया। अभी आगे ही एक ऐसी न्यूज है जहां पे चाइना ने रिसेंटली तालिबान के एक डेलीगेशन को यहाँ पे होस्ट किया। तो इस प्रकार की यहाँ पे कुछ कुछ और बातें हुई हैं। फिर इंडिया ने बोला है कि हम पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि वो टेरर फाइनेंसिंग और सेफ हेवेंस को खत्म करे। अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा भी यहाँ पे इंडिया का बोलना है। फिर ब्लिंकन साहब ने इंडिया के वैक्सीन प्रोग्राम के लिए $25 मिलियन की ग्रांट दी है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, डेफिनेटली कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अभी तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, प्रीलिम्स के बाद देखूंगा, मेरे को जवाब समय मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने की इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डेली की बेसिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। इस पीडीएफ को भी मैं अपडेट कर दूंगा इसके बाद। साथ साथ harshitdwedi.com पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। शाम तक आपका करंट अफेयर्स का आर्टिकल अपडेट हो जाएगा। ओके, ये आपका एडिटोरियल का, करंट अफेयर्स का के आर्टिकल शाम तक harshitdwedi.com पे अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखिए हुआ ये है, तो अब केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली की कहानी सुनते हैं, कब की, 2015 की। अभी के लिए जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है आपकी केरला के अंदर, जिसके पिनराई विजयन साहब चीफ मिनिस्टर हैं, ये अपोजिशन में थे 2015 के समय पे। उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी अंडर यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो उस समय पे एक इंसिडेंट हुआ था कि जब यूडीएफ के फाइनेंस मिनिस्टर केएम मानी साहब ने अपनी बजट स्पीच देनी शुरू की तो एलडीएफ वालों ने तरखाट बचाना शुरू कर दिया, कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी, जो कंप्यूटर वगैरह थे उसको ऊपर उछालना शुरू कर दिया। उस समय की ये फोटो भी आपको देखिए यहाँ पे नजर आ रही है, किस प्रकार से आपको नीचे दिख सकता है कि यहाँ कंप्यूटर वगैरह पड़े हुए हैं। इधर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये कुर्सियां वगैरह तोड़ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये इंसिडेंट हुआ कहां पे,
केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और आप सबको पता है, मैंने पॉलिटी में पढ़ाया भी है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कुछ होता है तो वहां पे स्पीकर का या जो चेयरमैन होता है उस रिस्पेक्टिव हाउस का, उसकी काफी चलती है। अब हुआ ये कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक एफआईआर रजिस्टर की गई इन लोगों के अगेंस्ट में, एक क्रिमिनल केस फाइल हुआ इन लोगों के अगेंस्ट में जिन्होंने यहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो जब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, केस फाइल हुआ, तब मुद्दा उठा यहां पे किसका? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज। क्या मुद्दा उठा? देखिए, जिन लोगों के ऊपर यहां पे इल्जाम लगाया गया है उन लोगों ने यहां पे क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि भाई देखिए, ये पूरी की पूरी चीज केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हुई है। तो केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो कुछ भी हुआ है, वहां पे जिसने भी मान लीजिए कुछ गलत किया है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने से पहले आपको स्पीकर की प्रायर परमिशन चाहिए। तो भाई अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है इन लोगों के अगेंस्ट जो कि एलडीएफ के थे और जिन्होंने असेंबली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की, तो एफआईआर रजिस्टर करने से पहले कम से कम स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन तो लेते। बिना परमिशन लिए ही पुलिस ने कैसे एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर कर ली? है तो गलत बात है। अच्छा, जो कुछ भी यहाँ पे असेंबली में हो रहा था ना, उसका सीधा प्रसारण हो रहा था टीवी पे, तो लोग सब कुछ देख रहे थे। तो भले ही केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट है और सब आप बोल लो, लेकिन तब भी इस प्रकार की चीजें वहां की असेंबली में भी होती हैं। तो अब लॉजिक क्या दिया? जिन लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगाया, क्रिमिनल इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, बवाल मचाया, तो उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि भाई देखिए, ये इंसिडेंट तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हुआ है, तो यहां पे तो स्पीकर के पास आता है, और हम अगर अपना अपोजिशन दिखाते हैं तो हमारे पास तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ना, हमारे पास तो इम्यूनिटी है। अब हमारे ऊपर कैसे एफआईआर फाइल कर सकते हो? केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह साहब हैं, इन्होंने क्या बोला? ये देखिए क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज फॉर लेजिस्लेटर टू क्लेम एक्सेप्शन फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड, स्पेशली क्रिमिनल लॉ। कहने मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज अगर आपको मिले हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ भी तरखाट मचाते चलोगे, असेंबली फ्लोर पे वैंडलिज्म करोगे, तो ये अलाउड नहीं है। देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी को आप एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। अगर आप असेंबली के अंदर कुर्सियां तोड़ रहे हो, कंप्यूटर तोड़ रहे हो, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी, वो टैक्स पेयर के मनी से आई है। तो इसको तोड़ के फिर तुम बोलो कि ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो अपना अपोजिशन दिखा रहे थे, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। और अगर तुमने ये किया है तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी फाइल होगी, तुम्हारे ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने गलती नहीं की। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो 2015 में ये कांड करने वाले लोगों के अगेंस्ट जो एफआईआर फाइल की गई है क्रिमिनल लॉ के तहत, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी उसके ऊपर ठप्पा लग गया। फिर देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? लेजिस्लेचर शुड एक्ट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इम्पोज्ड ऑफ देम। मतलब लेजिस्लेटर्स को कुछ पब्लिक ट्रस्ट है, लोग उनके अंदर भरोसा करते हैं, लोगों ने उनको चुना है, तो वो संविधान के हिसाब से राज करें। अभी संविधान के हिसाब से आप अपोजिशन दिखा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ा फाड़ी शुरू कर दोगे पब्लिक प्रॉपर्टी की। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टैंड आए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल मार्च अप्रैल में भी बहुत न्यूज में था, और इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। जो लोग मेरी काफी समय से, काफी महीनों से एडिटोरियल और डेली करंट अफेयर्स की न्यूज देखते आ रहे हैं, कई बार मैंने इसको डिस्कस किया। पहले की पीडीएफ को अगर आपने नोट्स बनाया वहां पे भी आपने देखा होगा, भाई बर्निंग टॉपिक रहा है। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल है 2021 का, इससे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को अमेंड किया जा रहा है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को अमेंड करने के लिए ऑलरेडी लोकसभा में इस बिल को पास कराया जा चुका है 24 मार्च 2021 को, और रिसेंटली इसको राज्यसभा से भी पास करा दिया गया। जब इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, तो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, इनका क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई ये बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन in light of the prevailing inadequacies in the system. She recounted the commitment of the parliaments towards prioritizing India's children above all issues. मतलब कि भाई यहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ताकत दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को लोकल लेवल पे अथॉरिटी दी गई है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बच्चों के अडॉप्शन ऑर्डर्स पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी यहां पे पावर्स दी गई हैं,
और भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी यहाँ पे पावर दी गई है अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जेजे एक्ट। और स्पीडी डिस्पोजल जरूरी है, क्योंकि देखिए कोरोना के पैंडेमिक के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ अनाथ हो गए। अब इन अनाथों की स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग ये सब शुरू हो रही है। तो बेटर ये है कि प्रॉपर तरीके से एक नियम कानून के हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर सिविल सोसाइटी को, एनजीओस को इंगेज करके बच्चों को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को प्रोएक्टिव बेसिस पे हैंडओवर किया जा सके, तो इन बच्चों को सही समय पे परवरिश हो पाएगी, इनको खरीदा बेचा नहीं जाएगा, ये ट्रैफिकिंग में नहीं फंसेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, they have been empowered under the act to ensure its smooth implementation as well as garner synergized efforts in favor of children in distressed conditions। ठीक है भाई, तो यहां पे जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफी ताकत। अब आप समझ सकते हो आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, उस पोस्ट में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल के डेट में अगर आप डीएम बन के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर किसी बच्चे के एडॉप्शन ऑर्डर के ऊपर साइन करते हो ना, तो आप समझिए उस समय पे आप उस बच्चे का फ्यूचर तय कर रहे होगे। तो यू कैन वेरी वेल एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। समझ गए बात को? इसीलिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। अब यहां पे भी कुछ करप्ट अगर डीएम्स होंगे तो हो सकता है कि किसी ट्रैफिकर के किसी ट्रैफिकर के कहने पे उसी के लिए अडॉप्शन ऑर्डर साइन कर दे कोई डीएम। अब जिस इंसान ने अपने आप को बेच दिया है वो तो भाई पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो बंदा जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग करता है उसके फेवर में भी अडॉप्शन ऑर्डर इशू कर सकता है डीएम, चूंकि ग्राउंड लेवल पे तो डीएम ही जाएगा ना भाई, सरकार तो ना देखती फिरेगी वहां पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एक सिविल सर्वेंट का, एक आईएएस का, एक डीएम का एथिकली काम करना यहाँ पे कितना जरूरी। आपके एक साइन पे एक बच्चे का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होगा। ओके, फिर यहां पे ये भी बोला गया है इस एक्ट के अंदर कि अगर कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिकमेंडेशन पे ही रजिस्टर किया जा सकता है। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कैसे काम कर रही हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज कैसे काम करनी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसे काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स कैसे काम कर रही हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं, इन चीजों की फंक्शनिंग को आप इवेल्युएट भी कर सकते हो। यहां जाके चक्कर मार के आ सकते हो, गेड़ा मार के आ सकते हो, सरप्राइज चेक कर सकते हो कि भाई इन इंस्टीट्यूशंस में क्या चल रहा है। और बिल्कुल करिएगा, मैं तो चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे लोग जाएं, जो मैंने कुछ यूजफुल चीजें बताई हैं उसका इस्तेमाल करें, पूरी ईमानदारी से काम करें और देश की प्रोग्रेस में आप रोल प्ले करें। सोचिए आपको ये काम करके कितनी खुशी होगी, एक बच्चे के फ्यूचर को बचा के आपको कितनी खुशी होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर क्राइम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पेटी क्राइम्स, सीरियस क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे अब जैसे हीनियस सीरियस क्राइम्स कौन कौन से हैं, तो भाई जिसकी मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल से ज्यादा है या मिनिमम सेंटेंस बताया नहीं गया या 7 साल से कम का है लेकिन मैक्सिमम 7 साल से ज्यादा का है तो उसको सीरियस। अब देखिए सीरियस, पेटी और हीनियस क्या है, इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। काम भर की चीजें मैंने सब बता दी हैं, राज्यसभा से बिल पास हो गया, कुछ दिन में कोविंद साहब इस पे साइन मार देंगे, एक्ट बन जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 7 प्रोजेक्ट्स फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। भाई लिथियम एक्सप्लोरेशन को सरकार बड़े मिशन मोड में हमारे देश में चलाने की कोशिश कर रही है। मतलब लिथियम एक्सप्लोरेशन मतलब हमारे देश में कितना लिथियम है, क्या ज्यादा रिजर्व्स हैं क्या लिथियम, इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक चीज होती है फील्ड सीजन प्रोग्राम, एक एनुअल फील्ड सीजन प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है। कौन कंडक्ट करवाता है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फील्ड सीजन प्रोग्राम कंडक्ट करता है, इसमें बहुत सारे सर्वेस कराए जाते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। जैसे एक रिकॉनेसेंस सर्वे कराया जाता है G4, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन कराया जाता है G3, जनरल एक्सप्लोरेशन कराया जाता है G2। और किसके हिसाब से कराया जाता है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन और मिनरल एविडेंस एंड मिनरल कंटेंट रूल्स के हिसाब से। मतलब देखिए मिनरल रिसोर्स को ऑगमेंट करना। देखिए अब लिथियम हमारे लिथोस्फीयर में है कि नहीं है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में है कि नहीं है, अब वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना। अब इंडिया का इतना बड़ा लैंड मास है, इतने जंगल हैं, कहाँ पे लिथियम है कहाँ पे नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोरेशन सर्वे चलाने पड़ेंगे। और यही एक्सप्लोरेशन सर्वे फील्ड सीजन प्रोग्राम के थ्रू चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते ढूंढा जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में हमारे देश में कि क्या कहीं लिथियम है। तो आप देखोगे कि एफएसपी यानी कि फील्ड सीजन प्रोग्राम 2016-17 से लेकर 2020-21 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 14 प्रोजेक्ट्स चलाए हैं लिथियम से रिलेटेड और दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड। कहां पे, बिहार में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटका, राजस्थान। और सिर्फ 2021-22 में जो एफएसपी आया है फील्ड सीजन प्रोग्राम,
उसके अंदर 7 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं लिथियम ढूंढने के लिए अलग अलग स्टेट्स में। हालांकि अभी कोई बहुत हमें साइजेबल क्वांटिटी में नया लिथियम मिला नहीं है, बट एक्चुअली में यहाँ पे प्रोजेक्ट तो चलाया जा रहा है, और अगर लिथियम मिल जाता है तो अच्छी बात है। ओके, फिर यहाँ पे जो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है, AMDER, ये AMDR डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के काम करता है, अंदर काम करता है, ठीक है ना। इसने कर्नाटका और राजस्थान में भी लिथियम ढूंढने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट चलाए हैं, ठीक है। फिर सब सरफेस एक्सप्लोरेशन AMDER ने कहां कहां चलाया है, तो मरला गल्ला एरिया ऑफ मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। रिकॉनेसेंस सर्वे इन्होंने कहां कहां पे करवाए हैं, तो सरस्वती रिवर का जो पैलियो चैनल है उसके पास करवाए हैं, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। अभी तो देखिए कोई सरस्वती रिवर है नहीं, एंशिएंट रिवर है, अब तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मतलब जहां पे ब्राइन है, सलाइन वाटर है सॉल्ट लेक्स में, उसके आसपास कुछ साइंटिफिक बेसिस पे ये लोग लिथियम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिल जाए तो क्या बात है। जो प्रिलिमिनरी सरफेस हुए, मतलब सर्वेज हुए हैं ऑन सरफेस एंड लिमिटेड सब सरफेस एक्सप्लोरेशन बाय AMD, इससे पता चला है कि हो सकता है कि लिथियम रिसर्च 1600 टन के मिल जाए पैग्माटाइट्स ऑफ मरला गल्ला में, अलपतना एरिया में है, ये मंडा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ओके, तो लिथियम को ढूंढने के लिए मिशन मोड में यहां पे हमारी भारत सरकार प्रोग्राम चला रही है। अब मिलता है कि नहीं मिलता वो एक अलग बात है। लिथियम की बात की जाए तो it is found place in part B atomic minerals of first schedule to MMDR Act, Mines and Minerals Development Resources। तो माइनिंग रिसोर्सेज का ये जो एक्ट है MMDR एक्ट 1957, इसके फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी के एटॉमिक मिनरल्स के अंदर लिथियम लिखा हुआ है, और अगर लिथियम मिल जाता है तो लिथियम के नाना प्रकार के यहाँ पे इस्तेमाल है। अब समझिए, एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकल के आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बना, एक्चुअली जॉइंट वेंचर कंपनी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको आप काबिल भी बोलते हो, 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, एंटरप्राइज को मिला के बनी है। एक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, एक है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL। तो इसमें नालको का 40% है, ठीक है, HCL का 30% है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 30% है। टोटल मिला के 100% बन गया किसका, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का काम क्या है कि पूरी दुनिया में लिथियम, कोबाल्ट और दूसरे रिसोर्सेज के फील्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको माइन करने का ठेका उठाना। तो इंडिया के अंदर तो माइनिंग के लिए ढूंढा ही जा रहा है, साथ साथ पूरी दुनिया में। अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीका हो गया, वियतनाम हो गया, हालांकि वियतनाम हमसे फिर भी बहुत आगे है, लेकिन देखिए एक्सप्लोरेशन की फील्ड में डेफिनेटली हम आगे हैं। तो अफ्रीका, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं जहां पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, अभी इन मिनरल रिसोर्सेज को ढूंढने की काबिलियत वहां की सरकार के पास नहीं है। तो हमारी कंपनी बाहर जाके ठेका उठाएगी, उस सरकार से डिस्कशन करेगी, और मान लीजिए कहीं पे ये लिथियम मिल जाता है तो उसका एक्सप्लोरेशन करेगी, और पैसा हमारी कंपनी भी कमाएगी, वहां की सरकार भी कमाएगी। तो इसीलिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाई गई है, जो कि बाहर के देशों में जाके एक्सप्लोरेशन का और आपका एक्सकवेशन का काम करेगा। मान लो एक्सप्लोरेशन हो जाता है तो उसके बाद एक एक्सकवेशन का एग्रीमेंट साइन होगा, और फिर चीजों को बाहर निकाला जाएगा पृथ्वी के। बट सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एक मेजर चीज है, क्योंकि देखिए जो कंट्री में आप ढूंढ रहे हो, पहले तो सबसे बड़ा जो काम होता है ना, किसी भी मिनरल डिपॉजिट को एक्सकवेट करने से पहले उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है कि क्या सच में वो मिनरल है भी कि वहां पे नहीं है। एक बार एक्सप्लोर हो जाता है तब आपका एक्सकवेशन शुरू होता है। दुनिया भर के टॉप लिथियम रिजर्व्स कहां मिलते हैं, तो चिली में 55.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लिथियम रिजर्व्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 18.1%, अर्जेंटीना में 11%, चाइना में 6.5% और यूएस में 4.1%। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, और जनरल स्टडीज पेपर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट, PM टू रोल आउट एकेडमिक क्रेडिट बैंक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उसमें एक से एक अच्छे वादे किए गए थे। एक वादा था आपका एकेडमिक क्रेडिट बैंक का, और इस वादे को फॉर्मली यहां पे केंद्र की सरकार शुरू कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में इतनी बड़ी पॉलिसी है, मैंने उस समय पे भी आपको बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अलग अलग फैसेट्स है ना, इनको लागू करने में कई साल लग जाएंगे। अब देखिए 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाए हुए, और अभी भी बहुत सारी चीजें इसकी इंप्लीमेंट नहीं की गई हैं। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री का प्रोग्राम चलाया जाएगा, ये नहीं हुआ है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके होंगे। लेकिन जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का
प्लान था ना, वो इस साल से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो 2021-22 एकेडमिक सेशन से 290 टॉप इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का काम अब चालू किया जा रहा है। अब ये क्या चीज है? एक्चुअली इसको आप क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम बोलते हो। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन हायर एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो मान लो आपने 2 साल पढ़े इंजीनियरिंग के, और मान लो आपको घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप जाके कोई नौकरी करने लगे, आपका तीसरा और चौथा साल इंजीनियरिंग का छूट गया। अब मान लीजिए आपने 3 से 4 साल नौकरी की और आपको लगा कि यार चलो ठीक है, मैंने ठीक ठाक पैसा जमा कर लिया, तो आप वापस इंजीनियरिंग करने आओ तो सीधे तीसरे साल में आप एनरोल करोगे। तो ये है आपका एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। मतलब कि मान लो कि 4 साल का कोर्स है, आपने 1 साल बाद ही छोड़ दिया या 2 साल बाद ही छोड़ दिया, तो वो 1 साल और 2 साल की पढ़ाई के क्रेडिट भी आपको मिलेंगे, और आप बाद में चाहो तो वापस वो पढ़ाई कंटिन्यू भी कर सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक साथ भी कर सकते हो। तो जो शुरुआत के 290 टॉप इंस्टीट्यूशन है, 290, या तो वो टॉप 100 है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन है ये इसमें आएंगे, या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC की रैंकिंग में A ग्रेड पाया है। तो ये सारे सिस्टम्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट्स में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऐसा एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पे कह रही है। इससे देखिए काफी सपोर्ट मिलेगा। वो बच्चे जिनको इमरजेंसी बेसिस पे नौकरी करनी है, वो आराम से अपनी पढ़ाई छोड़ के जा सकते हैं, उनको पता है कि वो कभी भी वापस आ जाएंगे। हालांकि देखिए पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है, वो एक अलग बात है, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अभी जाना है तो जाना है भाई, आगे का तो ऑप्शन खुला रहेगा। अभी के डेट में कोई आदमी 2 साल इंजीनियरिंग करे छोड़ दे तो क्या 4 साल बाद आके तीसरी कर सकता है? 3rd ईयर नहीं कर सकता भाई। कम से कम यहाँ पे एक आशा तो खुली रहेगी, उम्मीद तो खुली रहेगी। प्लस मान लो आप इंजीनियरिंग डिग्री का कोर्स कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ आप सोशल साइंसेज, म्यूजिक और स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में कोर्सेज खोलने की बात चल रही है। इसके लिए मैंने एक्चुअली में एक PPT बना रखी है, पर मैंने अब तक उसके ऊपर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया। मैं जल्दी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो मोदी जी ने पहले अनाउंस कर दिया है, या फिर अनाउंस करेंगे अभी, मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि इंजीनियरिंग डिग्रीज लॉन्च की जाएंगी रीजनल लैंग्वेजेस में, 14 स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस में। इसके ऊपर मैंने अलग PPT बनाई, जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, इनके ऊपर भी डिक्लेरेशन जल्दी आ सकते हैं। तो एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर, ये याद रखिएगा। और एक बात समझ लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड अब जो रिफॉर्म्स हैं और जो नई पॉलिसीज हैं वो अक्सर कर आती रहेंगी, इससे रिलेटेड न्यूज और प्रोग्राम्स अक्सर कर लॉन्च होते रहेंगे। तो जो चीजें न्यूज में हैं उनको अपने दिमाग में धर के बैठा लीजिए। जैसे ये जो एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर वाला जो न्यूज है, आई होप आपको समझ में आ गई हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है भाई, चाइना जैसे सांप देश अपना रंगी बदलते रहते हैं, तो ये तालिबान को होस्ट कर रहे हैं और उनको पाइवोटल फोर्स कर रहे हैं। तो एक 9 मेंबर की तालिबान डेलीगेशन मिली है अफगानिस्तान, मतलब 9 मेंबर की तालिबान डेलीगेशन ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ चाइना के अंदर जाके बातचीत की। चाइना के अंदर एक शहर है, वहां पे इनके बीच में बातचीत हुई है, तियानजिन नाम का। ये जो तियानजिन नाम की पोर्ट सिटी है, ये बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर है साउथ ईस्ट में। और वहां पे जो इस मीटिंग के दौरान वांग यी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है तालिबान के, जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, इसने तालिबान को एक पाइवोटल मिलिट्री और पॉलिटिकल फोर्स देखा है। और ये जो तालिबान का पूरा कंटिंजेंट गया, इसके हेड कौन थे? अब्दुल गनी बारादार। और इस पूरी की पूरी मीटिंग को पाकिस्तान ने मीडिएट किया है, और ऐसी मीटिंग पहले भी 2019 में एक बार हो चुकी है। 2015 में भी एक बार तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में टॉक्स को निगोशिएट किया है चाइना ने। तो उस समय पे मीटिंग कहां हुई थी? उरुमकी नाम के शहर में हुई थी, जो कि चाइना की जिनजियांग प्रोविंस का कैपिटल है। ठीक है, तो अब यही सब चीजें हैं यहाँ पे। चाइना के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, और वो सरदर्दी क्या है? वो सरदर्दी है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM। देखिए, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का टारगेट क्या है? इस ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको आप तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी भी बोलते हो या फिर तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी बोलते हो, इसका काम क्या है? ये एक उइघुर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न चाइना में बना है, जिनजियांग प्रोविंस में। इनका यह बोलना है कि हम जिनजियांग को चाइना से आजाद करेंगे और एक ईस्ट तुर्किस्तान बनाएंगे, जो कि चाइना से एक अलग देश होगा। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को चाइना दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। और चाइना ने बोला है कि भाई 1990 से लेकर 2001 के बीच में ETIM ने बहुत सारे टेररिज्म के एक्ट्स किए हैं, 162 लोगों की जान गई है,
440 लोग इंजर्ड हुए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अल कायदा सैंक्शंस कमेटी ने ईटीआईएम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था 2002 से, लेकिन यूएसए ने 2020 में इसको लिस्ट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया। मतलब जब से यूएसए की चाइना से रिश्ते खराब हुए हैं, तब से जो भी चाइना के अगेंस्ट बोल रहा है वो यूएसए के लिए अच्छा हो गया है। पहले जो भी चाइना के अगेंस्ट बोला था वो यूएसए के लिए खराब था, क्योंकि यूएसए चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे थे। मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मतलबी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एथिक्स है ही नहीं। फिर इस मीटिंग में जो कि रिसेंटली हुई है, यहाँ पे वांग ने ये भी बोला है कि भाई तालिबान ने हमको एश्योरेंस दिया है कि भाई तालिबान कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो कि चाइना के अगेंस्ट जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे हुई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख इन एलिंग बैंक्स टू बी रीपेड इन 90 डेज। ये न्यूज क्यों है? देखिए, पीएमसी नाम का एक एलिंग बैंक है जिसके अंदर से सारे विड्रॉवल सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने बंद कर दिए थे। कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि जो पीएमसी बैंक है काफी एलिंग था, एकदम बैंक रन की सिचुएशन थी, सब दौड़ दौड़ के पीएमसी बैंक से अपना पैसा निकाल रहे थे। तो उस समय पे केंद्र सरकार ने एक मोरेटोरियम लगा दिया बैंक के ऑपरेशंस पे। मोरेटोरियम में क्या हुआ कि पीएमसी बैंक से अब आप विड्रॉवल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका पैसा एसबीआई में पड़ा है या फिर पीएनबी में पड़ा है, अब आप डरे हुए हो कि भाई पीएनबी बैंकरप्ट हो रही है, एसबीआई बैंकरप्ट हो रही है, तो आप अपना पैसा निकालने भागोगे। अब किसी का 1 ही लाख होगा, किसी का 1 करोड़ होगा, किसी का हो सकता है 100 करोड़ पड़ा हो। तो डिपेंड करता है, अगर बैंक एल कर रही है और आपका पैसा वहां पड़ा है तो आप एकदम दौड़ से पैनिक में जाके निकालोगे। यही पीएमसी बैंक में हो रहा था, तो पीएमसी बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया। अब जब एक बार मोरेटोरियम लगा दिया जाता है, उसके बाद या तो बैंक फिर से चालू करना शुरू हो तो पैसा निकालोगे, या फिर बैंक डिसॉल्व हो जाए तो पैसा निकालोगे। अभी मान लो बैंक डिसॉल्व हो गई, पूरी तरीके से लिक्विडेट हो रही है, तो लिक्विडेट जब होगी तो लिक्विडेशन के प्रोसेस में तो 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो इस हिसाब से तो मोरेटोरियम लगा रहेगा तो आदमी को पैसा ही नहीं मिलेगा जिसका पैसा फंस गया वहां पे। इसीलिए एक आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है 1978 में बनाई गई थी। उस समय पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के, एक थी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक थी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। इसके लिए एक एक्ट था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1961, पार्लियामेंट ने पास किया और तभी ऑर्गेनाइजेशन बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, इट वर्क्स एज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी फॉर बैंक्स इन इंडिया। पूरी तरीके से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है। तो भाई डीआईसीजीसी का काम क्या है? इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो भाई आप कार खरीदते हो आप इंश्योरेंस लेते हो, आप आईफोन खरीदते हो आप इंश्योरेंस लेते हो, आप कोई भी प्रकार की चीज खरीदो आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है। इंश्योरेंस वाला आपको क्या एश्योरेंस देता है कि ठीक है भाई आपकी ये चीज नहीं चली तो पैसा हम भरेंगे आपको, समझ गए। तो अभी ये जब डीआईसीजीसी क्या है, मान लो कि किसी बैंक में 100 रुपए का डिपॉजिट है। अब अगर उस डिपॉजिट को डीआईसीजीसी आपका क्या नाम से इंश्योर कर रहा है, तो उस केस में डीआईसीजीसी कुछ पैसा लेगा। तो अगर बैंक में 100 रुपए का डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो हर 100 रुपए पे 10 पैसा चार्ज करता है डीआईसीजीसी। ओके, कभी कभी ये 12 पैसा भी चार्ज किया जाता है, कभी कभी 15 पैसा भी चार्ज किया जाता है। 15 पैसे की एक्चुअली में लिमिट है। देखिए यहां लिखा हुआ है, द डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली पेड बाय बैंक्स टू द डीआईसीजीसी इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम 10 पैसा फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट टू 12 पैसा। मतलब हर 100 रुपए पे अभी के लिए 12 पैसे बैंक्स डीआईसीजीसी को देते हैं, लेकिन लिमिट 15 पैसे की है। लेकिन अगर 12 पैसे से बढ़ा के 15 पैसे पे लेके जाना चाहते हो तो आरबीआई और सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो एक अलग चीज है। कुल मिला के यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को इस रिस्पेक्ट में याद रखिएगा कि 2011 के बाद बातचीत हुई और पहले लाख रुपया एक पर्टिकुलर डिपॉजिटर का इंश्योर किया जाता था, 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है। तो मतलब आपका टोटल कितना भी पैसा पड़ा हो बैंक में, एसबीआई में या फिर किसी ऐसे बैंक में जो बंद हो रही है या बैंक रन हो रहा है या फिर वो कह सकते हैं बैंकरप्ट हो रही, तो ऐसे केसेस में उस बैंक में आपका कितना ही पैसा पड़ा हो, चाहे 5 लाख पड़ा हो, चाहे 10 लाख पड़ा हो, चाहे 25 लाख पड़ा हो, चाहे 2 करोड़ पड़ा हो, चाहे 1000 करोड़ पड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का मिला है, तो कल की डेट में बैंक डूबती है, आप मैक्सिमम 5 लाख क्लेम कर सकते हो। समझ गया बात को? तो यही चीज यहां पे पीएमसी बैंक के लिए हो रही है। इसीलिए आप लोग अगर मिडिल क्लास के हो तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना आप डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। तो मान लो कि आपके पास बहुत पैसा आ भी जाए कल की डेट में 50-60 लाख रुपए, तो सारा पैसा एक बैंक में मत डालो, 3-4 लाख एक में डाल दिए, 3-4 लाख एक में डाल दिए। अब देखिए मिडिल आदमी तो ऐसे ही सोचता है, मिडिल क्लास का आदमी। कोई बहुत अमीर आदमी जिसके पास 25-40 करोड़ हो वो कैसे सोचता है भाई, वो वही जानता होगा। तो
ओवरऑल यहाँ पे पीएमसी बैंक में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है, अब डीआईसीजीसी से बोल दिया है हमारी सरकार ने कि भाई जाओ और इस पैसे वगैरह की डिटेल्स लो और इस डिटेल्स के आधार पे ये 5 लाख रुपए तक क्लियर करो जो भी यहाँ पे क्लेमेंट्स हैं। और इसके लिए यहाँ पे एक बिल लेके आई है सरकार, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल 2021। इसको कैबिनेट ने क्लियर कर दिया। जैसे ही ये पास हो जाता है आपका पार्लियामेंट में, उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट पीएमसी बैंक के अकाउंट में खंगालेगी और ठीक है, और जो भी लोगों के क्लेम्स हैं उनको मेरिट बेसिस पे अप्रूव किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो भाई किसी एक पर्टिकुलर डिपॉजिटर का उसको वापस किया जाएगा, जितना भी उसका पैसा पड़ा है। जिसका 5 लाख से ज्यादा पड़ा होगा या 5 लाख पड़ा होगा उसको भी 5 लाख दिया जाएगा, जिसका 5 लाख से कम पड़ा होगा उसको उतना कम ही मिलेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे लॉजिक इसका। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में ये न्यूज आपको काम आएगी। तो आई होप आपको न्यूज यूजफुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।